स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों लास्ट क्लास में हमने आसियान के बारे में समझा कि आसियान क्या है, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके सदस्य देश कौन-कौन से हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं, उसका कार्य क्या है, उसका महत्व क्या है। हम इसके बारे में बड़े डिटेल से अच्छे से चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन जो है पूरे विश्व का ही नहीं सॉरी यूरोप का ही नहीं ये पूरे विश्व का क्या है, वर्ल्ड का, ठीक है ना, वर्ल्ड का ही एक शक्तिशाली संगठन है, ठीक ना, शक्तिशाली संगठन है। क्यों शक्तिशाली है, हम इसकी चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके उद्देश्य क्या-क्या हैं, कैसे कार्य कर रहा है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगले 40 से 45 मिनट तक हम लोग इसमें करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप में से जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी, जेआरएफ की तैयारी, पीजीटी की तैयारी, ठीक है ना, एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, किससे, पोल साइंस से, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस से, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अदरवाइज आप एग्जिट कर जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका समय बेकार होगा। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं किसी का समय बेकार करूँ। तो अगर आप इनमें से हैं कुछ तो ठीक है, आप ये देखिए लेक्चर, अदरवाइज आप एग्जिट कर जाइए। उसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, ठीक है ना, को ये शेयर कीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और समझना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो और आपको पीएचडी एडमिशन नेट जेआरएफ के बारे में कुछ समझना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 7838280505 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना, ज़्यादातर टाइम मैं बिजी रहता हूँ, मैं बाद में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे शायद फ़ोटो ना आई हो, नंबर ना आया हो, तो मेरा नंबर है 7838280505, ठीक है। मेरा नाम है विजय कुमार और मैं आपका CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ठीक है, कानपुर में क्या हूँ, आपका पीएचडी स्कॉलर हूँ, ठीक है ना। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर में, पॉलिटिकल साइंस, और वहीं पे बच्चों को भी मैं स्टडी उनकी तैयारी करवाता हूँ पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन, ये देख लो, ये सारे दोस्त ये सारे जो देश हैं ये यूरोपियन यूनियन के अंदर में आते हैं, ठीक है ना। चाहे आपका वो जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, फ्रांस, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, यूनाइटेड किंगडम पहले था, अब नहीं है, ठीक है। ये कौन सा लैंड है, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, एक ये भी है। तो ये सारे हैं, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गया, इटली हो गया, ठीक है। तो ये सारे देश जो हैं ये आपके ये आप मैप में देखोगे आप, पश्चिमी यूरोप की तरफ के हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं, हाँ? चलिए समझते हैं थोड़ा सा भाई। यूरोपीय संघ का पूर्व नाम, पहले का नाम क्या था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय था। क्या, यूरोपीय आर्थिक समुदाय था दोस्तों, तो ये याद रखना। ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। कई बार इस तरह से पूछ लेता है कि भाई इसका पूर्व नाम क्या है, यूरोपीय संघ का पूर्व नाम क्या है, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इन्होंने शुरू में इनका जो मकसद था वो आर्थिक मदद करना ही था एक दूसरे का, तो इन्होंने यूरोपीय आर्थिक समुदाय था। लेकिन अब क्या है, अब क्या इसका नाम हो गया, ईयू हो गया, यूरोपियन यूनियन।
ब्रुसेल्स में बेल्जियम में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो ये बेल्जियम कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। यूरोपीय समुदाय की स्थापना रोम की संधि, रोम नहीं, रोम की संधि 1957 के फलस्वरूप 1 जनवरी 1958 को हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस संधि के तहत हुई? क्या यू की नहीं, सॉरी, यू नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस संधि के तहत हुई, है ना। और आपको 4 ऑप्शन देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसके स्वरूप हुई थी? वो रोम की संधि के स्वरूप हुई थी ना, ठीक है ना। रोम की संधि के स्वरूप हुई थी और कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 1958 को लागू हुई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संस्थापक सदस्य 6 थे, ठीक है ना। कौन कौन से? बेल्जियम पहला, दूसरा फ्रांस, तीसरा इटली, चौथा लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी। तो ये थे आपके 6 सदस्य थे। संस्थापक सदस्य कौन थे? तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन संस्था यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संस्थापक सदस्यों में नहीं था? और उसमें इंग्लैंड का नाम जरूर होगा, जब भी आएगा इंग्लैंड का जरूर आएगा। तो ये संस्थापक सदस्यों में नहीं था, ठीक है ना। और आपसे पूछेगा कि भाई अभी हाल में कौन से देश ने ईयू से बाहर निकल गया है, ठीक है ना, या ईयू का बहिष्कार कर दिया है? तो वहां पे भी इंग्लैंड है, ठीक है ना, वहां पे भी इंग्लैंड है, ठीक है ना, इंग्लैंड है। तो ये बात याद रखना कि अब इंग्लैंड जो है वो ईयू से बाहर चला गया है, ठीक है। चलिए, तो ये देश थे बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी। ये आपको याद हो जाएगा कौन कौन सा? बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और इटली और एक पश्चिमी जर्मनी, ठीक है ना। तो ये याद रखना कौन कौन से, हम यहीं पे याद करेंगे इसको। आपका बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और कौन सा है? इटली और पश्चिमी जर्मनी, ठीक है ना। तो ये सारे हमें याद हो गए। ये 6 के 6 देश थे, ये संस्थापक यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संस्थापक सदस्यों में थे। अब दोस्तों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को अमेरिका के से आर्थिक सहायता मार्शल प्लान के तहत मिलती थी। ये जो मार्शल थे ना, मार्शल, है ना, ये मार्शल जो थे ये आपके विदेश मंत्री थे अमेरिका के। और हुआ ये था कि भाई जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है ना, सेकेंड वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप बुरी तरह से लड़खड़ा गया था, बुरी तरह से तहस नहस हो गया था, बहुत हानि हुई थी। यूरोप के जितने भी देश थे, है ना, यूरोप के ज़्यादातर देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा उनको हानि उठानी पड़ी थी। उनकी अर्थव्यवस्था, पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अर्थव्यवस्था क्या गई थी? चरमरा गई थी। चरमरा मतलब कि दिक्कत में हो गई थी, परेशानी हो गई थी। पहले तो यूरोप के सभी देशों ने क्या किया था? आर्थिक मंदी का सामना किया। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा सारे संसाधन इन्होंने युद्ध में लगा दिए, ठीक है ना। पैसा, सारे काम धंधे छोड़ के सारा का सारा युद्ध पे फोकस किया गया। तो इससे क्या हो गया कि वहाँ पे उत्पादन वगैरह इन सब चीज़ों पे तो, और औद्योगिक उत्पादन पे कोई वो नहीं दिया गया। और सारा का सारा आपका पैसा, सब कुछ, सारा उत्पादन, सब कुछ युद्ध की सामग्री पे लगा दिया गया, ठीक है। तो और नुकसान भी हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। दोबारा से अर्थव्यवस्था को संभालना था, खड़ा करना था, उद्योगों की स्थापना करना थी। तो यूरोप इन सब चीज़ों मामलों में काफ़ी पिछड़ गया। अमेरिका बहुत मजबूत स्थिति में था और दूसरी तरफ रूस बहुत मजबूत स्थिति में था। तो यही टाइम था कि एक तरफ तो यूएसए था और यूएसएसआर, ठीक है ना, ये मदद करने के लिए तैयार थे, ये मदद करने के लिए तैयार थे, ये मदद करने के लिए तैयार थे, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। अगर यूएसए यूरोप की मदद नहीं करता तो यूएसएसआर मदद कर देता,
है ना। और अगर ये इसकी मदद करता तो इनको क्या कर देता, साम्यवादी देश बनाता, साम्यवादी देश बनाता, ठीक है ना, अपने धड़े में शामिल कर लेता और साम्यवादी देश बनाता। और अगर यूएसए क्या चाहता था, पूंजीवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहता था, लोकतंत्र की स्थापना और पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहता था। तो इसके तहत मार्शल जी ने कहा कि भैया अगर आप हेल्प नहीं करेंगे, अगर हमने यूरोप की हेल्प नहीं की तो यूरोप के सारे देश, ज़्यादातर देश कहाँ चले जाएंगे, यूएसएसआर के उसमें गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, साम्यवादी देश बन जाएंगे, ठीक है ना, कम्युनिस्ट देश बन जाएंगे। तो इसके तहत इन्होंने, अमेरिका ने कहा गया कि अमेरिका ने सहायता प्रदान कर दी और इसी को मास्टर प्लान कहा गया, ठीक है ना। तो मास्टर प्लान इसी को ही कहा गया। तो क्या होता था कि अमेरिका ने भाई इनकी बड़ी मदद की, इनको पैसा दिया आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए, पैसा दिया इनको अपना उद्योग धंधा चलाने के लिए, सब चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने मदद किया, क्योंकि उनका तो दिवालिया निकल गया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ये हो गई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, अब 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का, यूएसएसआर का क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है ना। 1991 में इसका क्या हो गया, यूएसएसआर का क्या हो गया, पतन हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है ना, इसके टुकड़े टुकड़े विभाजित हो गए। अब अमेरिका को क्या लगा कि जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी इसकी हेल्प करने का कोई लाभ नहीं है इसका ना, है ना, इसकी आर्थिक, इकोनॉमिक हेल्प, है ना, आर्थिक हेल्प, मदद करने का कोई लाभ नहीं है। क्यों, क्योंकि अब यूएसएसआर तो है नहीं, है ना, यूएसएसआर है तो है ही नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे, ये पश्चिमी यूरोप वाले कहाँ जाएंगे, अब तो ये इनकी मजबूरी है, ये मेरे साथ ही चिपक कर रहेंगे, मेरे पिछलग्गू बन के रहेंगे, ठीक है ना भाई। एक तरफ तो यूएसए था, अब एक तरफ यूएसएसआर था, अब ये तो खत्म हो गया। तो अब इनके पास पश्चिमी यूरोप के पास इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। और यूएसएसआर जब खत्म हुआ, है ना, यूएसएसआर जब खत्म हुआ तो इसमें से पूर्वी यूरोप के देश निकल के आए, ठीक है ना, वो अलग हो गए, वो इस यूएसएसआर से अलग हुए। तो पूर्वी यूरोप पे इसने, यूएसएसआर ने कहा पश्चिमी यूरोप को छोड़ो, अब पूर्वी यूरोप को क्या करो, यहाँ पे पूंजीवाद की स्थापना करो, पूंजीवाद और लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना करो, ठीक है ना। तो इसने क्या किया कि पश्चिमी यूरोप की जगह पूर्वी यूरोप पे ध्यान देने लगा। अब जैसे ही यूएसए ने पूर्वी यूरोप पे ध्यान देना चालू किया ना, तो ये बात इनको लग गई, किनको, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को चुभ गई, ठीक है ना। इन्होंने अपमान की तरह फील किया, क्या, इन्होंने अपना एक अपमान की तरह फील किया, ठीक है ना। देखो, अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के स्थान पर पूर्वी यूरोप पे ध्यान दिया, जिसके कारण पश्चिमी यूरोप के देशों की उपेक्षा हुई। इसीलिए पश्चिमी यूरोप के देशों ने मैसईच, ठीक है ना, संधि की तरफ 1992 के फलस्वरूप 1 नवंबर 1993 को इन्होंने अपना एक यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी कि भैया हम यूरोपियन संघ की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है ना। अमेरिका, तुम जाओ भाड़ में, तुमने हमें छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हम अपना भला खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी थी सारी की सारी ईयू के स्थापना की। कि हुआ क्या था कि भाई जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जो आपके विदेश मंत्री मार्शल थे, ठीक है ना, उन्होंने लगा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि सर आप पश्चिमी यूरोप की मदद कीजिए, अगर आप पश्चिमी यूरोप की मदद नहीं करेंगे तो जैसे पूर्वी यूरोप जो है वो साम्यवादी देश बन गए हैं, वैसे ही पश्चिमी यूरोप भी साम्यवादी देश बन जाएंगे। तो अमेरिका ने तुरंत उनकी आर्थिक सहायता कर दी, जिसे मार्शल प्लान कहा जाता है। उसके बाद जैसे ही 1991 में यूएसएसआर का पतन हुआ तो यूएसएसआर से पूर्वी यूरोप के देश अलग हो गए, तेजी से अलग हो गए। तो उन देशों को मदद की जरूरत थी, वहां पे अमेरिका चाहता था कि वहां पे पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली लगा दी जाए, ठीक है ना, जिससे कि क्या हो कि मेरे हित को ज्यादा हो और फिर कभी साम्यवाद मजबूत ना हो पाए, ठीक है ना। साम्यवाद का उत्तराधिकार किसको मिल गया, कम्युनिस्ट का आपका रूस को मिल गया था, ठीक है ना। तो वो चाहते थे कि अब उन देशों में क्या हो कि पूंजीवादी प्रणाली अपनाई जाए, उस तरह की प्रणाली जो हमारे यहाँ पे चलती है। तो उन्होंने पश्चिमी यूरोप को उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूरोप की मदद करना करो बंद, अब पूर्वी यूरोप पे ध्यान दो, पूर्वी यूरोप को मदद की जरूरत है, वहां पे हम वो करेंगे, अपना फोकस करेंगे। और ये बात आपका यूरोपीय आर्थिक समुदाय को लग गई, मतलब पश्चिमी जर्मनी को ये बुरा लगा कि भाई अमेरिका ने हमारा साथ छोड़ दिया है इस मामले में।
तो उन्होंने क्या किया कि मैं इस संधि के तहत उन्होंने 1992 में अपना सम्मेलन आयोजित किया, उसमें चर्चा की, डिस्कशन किया और 1 नवंबर 1993 यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी। इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने इसकी एकल नीति अपनाकर अमेरिका को आर्थिक चुनौती दी कि भैया तुम अगर आर्थिक मदद कर सकते हो तो हम भी अपना आर्थिक भला कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है, ठीक है ना, कि हम किसी से कम नहीं है। और वाकई में दोस्तों यूरोप के ज़्यादातर देश उस समय तक काफ़ी अच्छे संपन्न हो गए थे, तो इन्होंने चुनौती दे भी दी। यूरोपीय संघ विश्व का सबसे शक्तिशाली आर्थिक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है ना। आप व्यापार की दृष्टि से देखोगे सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं ये। यद्यपि यूरोजोन संकट 1912-13 और ब्रेग्जिट की घटना आपसे पूछेगा कि ब्रेग्जिट की घटना किससे संबंधित है, तो ये है ब्रिटेन के बाहर निकलने से, ठीक है ना। ब्रिटेन ने इससे बाहर निकल गया है, ठीक है ना। कमी आई, लेकिन फिर भी यूरोपीय संघ अपनी प्रगति के लिए आंतरिक और बाह्य, आंतरिक का मतलब यह है कि अपने अंदरूनी प्रयास कर रहा है और बाह्य का मतलब अन्य देशों के साथ जो प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब आंतरिक प्रयास क्या है, इसकी सदस्य संख्या 15 से बढ़कर 28 हो गई, ठीक है ना। शुरू में कितने थे, 6 सदस्य थे, फिर बाद में 15 हुए, अब 28 हो गए हैं। परंतु ब्रिटेन के निकलने के बाद इसकी संख्या कितनी रह गई है, 22, ठीक है ना। तो ब्रिटेन निकल गया है। नोट, ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रिटेन कब यूरोप से कब अलग हुआ। ब्रिटेन ईयू से कब अलग हुआ आधिकारिक तौर पे, ठीक है ना, आधिकारिक तौर पे, आधिकारिक रूप से। तो आपको ऑप्शन दे देगा, एक तो आपको दे देगा क्या बोलते हैं 2016, एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 2017, तीसरा 2018, 2020, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि आधिकारिक रूप से 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग हो गया। अब कितनी संख्या है, 27 है, ठीक है ना। तो ये भी पूछ लेगा कि यूरोपीय यूनियन की संख्या कितनी है। तो जिन लोगों के लेक्चर पुराने हैं, जिन लोगों के लेक्चर काफ़ी पुराने हैं, उनमें 28 दिया होगा। जिनकी बुक्स ओल्ड है, ठीक है ना, बुक्स ओल्ड बुक है ना, पुरानी बुक्स हैं, उसमें भी 28 दिया होगा। तो आप ये नोट कर लेना, वहाँ पे करेक्ट कर लो कि 27 हो गई है। कितनी हो गई है, 27 हो गई है साथियों, ठीक है। यूपीए संघ ने एकल संसद, एकल कार्यपालिका, एकल न्यायपालिका की स्थापना की है। मतलब पूरे यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य देश हैं उनके लिए इन्होंने एक संसद बनाई है, ठीक है ना। जैसे हमारा संसद भवन होता है, इसमें क्या होता है कि सारे आपके जनता के प्रतिनिधि वहाँ पे बैठते हैं, चर्चा करते हैं, वहाँ पे कोई बिल लाया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, उसको पास किया जाता है, कानून का रूप दिया जाता है। वैसे यूरोपीय संघ के अंदर भी क्या है, एक संसद का निर्माण किया गया है, जिसमें सभी 27 देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो बैठते हैं, किसी उस पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं और बहुमत के साथ कोई फैसला लिया जाता है। एकल कार्यपालिका, एक कार्यपालिका है, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव जो वो है आपका, वो एक है। उसके बाद एक न्यायपालिका है कि भाई इनके बीच में अगर कोई झगड़े होते हैं, ठीक है ना, इन 27 देशों के बीच में कोई झगड़ा होता है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसको सुलटाने के लिए भी एक न्यायपालिका की इन्होंने स्थापना की है। रोजन संधि, लग्जमबर्ग संधि भी कहते हैं, 26 मार्च 1995 को लागू हुई, जिसके तहत आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई, जिसमें बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और जर्मनी और फ्रांस सम्मिलित थे, ठीक है। एम्स्टर्डम संधि अक्टूबर 1997 को हस्ताक्षरित हुई। यह संधि 1 मई 1999 से लागू हुई। इसके तहत यूरोपीय संसद को विदेशी मामलों व सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर शक्तियां दी गई। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई किस संधि के तहत यूरोपीय यूनियन को विदेशी मामलों व सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर शक्तियां दी गई। तो ये था आपका एम्स्टर्डम संधि, ठीक है ना। तो इसके तहत, ठीक है, 1 मई 1999 से ये लागू है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूरोपीय संसद को विदेशी मामलों, जो विदेशी मामले हैं, ठीक है, उससे और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पे भी शक्तियां मिल गई। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया, ठीक है ना। किसको अपनाया, यूरो मुद्रा को शुरुआत अपनाया। यूरो मुद्रा क्या है साथियों, कि भाई आप यूरोप के किसी भी देश में, ठीक है, यूरोप के जो ये 27 देश है ना, 27 देश, इनमें से किसी भी देश में, ठीक है ना, किसी भी देश में यूरो मुद्रा लेके जा सकते हैं, यूरो मुद्रा लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्या होता है कि अगर आपको मान लो, अगर आपको जर्मनी से फ्रांस में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ता था,
मनी एक्सचेंजर के पास जाके फ्रांस की मुद्रा लेनी पड़ती थी। इंग्लैंड आपको लग्जमबर्ग जाना है तो आपको करेंसी चेंज करवा के लग्जमबर्ग की करेंसी लेनी पड़ती थी। ठीक है, आपको व्यापार के पर्पज से जाना हो, चाहे घूमने के पर्पज से जाना हो, किसी भी पर्पज से जाना हो, आप जिस देश में जा रहे हो उस देश की आपको करेंसी लेके जानी ही पड़ेगी। हमारे यहाँ से जब हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, आपका थाईलैंड जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस करेंसी को चेंज करवाते हैं। लेकिन आप यूरोप के इन 27 देशों में, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में जाते हैं तो आपको अलग अलग करेंसी ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यूरो मुद्रा रख लीजिए, यूरो मुद्रा, इससे आपका काम हो जाएगा, यूरो करेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या कर दिया कि भाई इन सभी 27 सदस्य देशों के लिए यूरो मुद्रा की इन्होंने शुरुआत कर दी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि यूरो मुद्रा की शुरुआत कब हुई, है ना, तो आपसे पूछ लेगा कि यूरो मुद्रा की शुरुआत कब हुई। तो 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाने की शुरुआत की। लिस्बन संधि, इस संधि पर 2007 में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 1 दिसंबर 2009 को प्रभावित हुई। संधि में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया। यूरोपीय आयोग की सदस्यता सभी राष्ट्रों को 6-6 माह के लिए क्रमानुसार, कि मतलब यूरोपीय जो आयोग होगा उसकी सदस्यता हर एक राष्ट्र को अब 6-6 माह के लिए मिलेगी। ठीक है, मतलब इसको लोकतांत्रिक बनाने पर बल दिया गया। क्या लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक बना दिए, बनाने पर डेमोक्रेटिक। ठीक है ना, आप सबको क्रमवार तरीके से सबको 6-6 महीने के लिए दे रहे हैं, तो इसमें क्या लोकतंत्र के करीब जा रहे हैं। यूरोपीय संसद में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा, राज्य के आधार पर नहीं। पहले क्या आता था कि भाई जैसे कोई राज्य छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से दे दिया करते थे, लेकिन अब क्या है, अब जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व होगा। किसके हिसाब से, जनसंख्या। तो ये भी किसका सिंबल है, ये भी डेमोक्रेटिक का। यूरोपीय संघ के सभी राष्ट्रों के नागरिकों को कॉमन नागरिकता प्रदान की गई, कि मतलब सबको क्या यूरोपीय संघ की नागरिकता दी गई, क्योंकि आप ईयू के भी नागरिक हो। ठीक है ना, हो सकता है आप क्या बोलते हैं, जर्मनी के हों, जर्मनी के भी नागरिक हो गए, और आप ईयू के भी नागरिक हो गए, यूरोपीय संघ के भी नागरिक हो गए, आप फ्रांस के भी नागरिक हो गए, आप यूरोपीय संघ के भी नागरिक हो गए। ठीक है ना, तो कॉमन नागरिकता प्रदान की गई। इससे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको कोई स्पेशल वीजा की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ईयू का वो दिखा दो आपका कि भाई ईयू का हूं मैं, ठीक है ना, तो उससे बात बन जाएगी। इससे ज़्यादा डिटेल मेरे को पता नहीं है क्योंकि बुक्स के अंदर लिखा नहीं है, लेकिन जब इस तरह की नागरिकता होती है तो उसका मकसद यही होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नियमों को, कानूनों को सरल किया जाए, और इस पासपोर्ट वगैरह की इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब बाह्य प्रयास क्या कर रहा है, बाहर मतलब अन्य देशों के साथ यूरो क्या प्रयास कर रहा है, ये तो आंतरिक प्रयास की इसने लोकतांत्रिक बनाया, यूरो मुद्रा को लेके आया। ठीक है, एकल विदेश नीति, एकल सुरक्षा नीति इन्होंने अपनाई। ठीक है ना, मोटी मोटा क्या आपका एकल विदेश नीति और एकल सुरक्षा नीति अपनाई इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, यूरो मुद्रा का प्रचलन किया, और डेमोक्रेटिक बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि भाई आपका 6-6 माह के क्रमवार तरीके से इन्होंने सबको सदस्यता प्रदान की। ठीक है, एकल न्यायपालिका भी इन्होंने पहले स्थापित की थी। तो इन सब चीज़ों से क्या हो गया कि ये मोर डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है ना, और सबको क्या बोलते हैं, जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व देंगे, और सबको कॉमन नागरिकता मिलेगी। तो ये तो अंदरूनी प्रयास था। बाह्य प्रयास क्या क्या है उन पर चर्चा करते हैं। भारत के साथ यूरोपीय संघ 2000 से शिखर बैठकें कर रहा है। तो भारत के संघ शिखर बैठकें कब से कर रहा है, वर्ष 2000 से। यूरो संघ ने 2000 से ही अफ्रीकन यूनियन के साथ भी इन्होंने अपनी बैठकें चालू की, क्योंकि ये देखो इनको यूरोपियन यूनियन को किसी के संग, अन्य देशों के संग बिजनेस व्यापार तो करना है, और इन्होंने जब एकल नीति अपना ली है, एकल नीति, तो एक देश की बजाय क्या होगा कि ईयू को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है ना, ईयू आगे निकल के आएगा कार्य करने के लिए। तो 2000 से इसने भारत और अफ्रीकन यूनियन के साथ चालू किया। 2007 में आपका आसियान के साथ। ठीक है ना, यूरोपीय संघ जापान के साथ 2005 से शिखर बैठकें कर रहा है। भारत और यूरोपीय संघ 1995 यूरोपीय संघ के अंतर्गत भारत व्यापार मंच की स्थापना की थी। तब से ये दोनों के मध्य शिखर बैठकें हो रही हैं। ठीक है भैया, 13वीं बैठक 2016 में ब्रुसेल्स में आयोजित की गई, जिसमें निम्न निर्णय लिए गए। दोनों पक्ष यूरोपीय संघ इंडिया एजेंडा फॉर एक्शन 2020 भागीदारी पर बल देंगे। ठीक है ना, भागीदारी नहीं, भागीदारी है, इकट्ठे ही है। तो क्या है, दोनों पक्ष यूरोपियन संघ एजेंडा फॉर एक्शन। तो आपसे पूछ लेगा कि यूरोपियन संघ इंडिया एजेंडा फॉर एक्शन कब लागू किया गया, तो 2020 में। ठीक है, दोनों ही दीर्घकालिक निवेश पर बल दिया।
ठीक है जी। दोनों पक्ष रोजगार संवर्धन, महिला सशक्तिकरण आदि के सहयोग पर बल दिया। दोनों पक्ष ने सुरक्षा सहयोग पर बल दिया। तो ये सारी इंडिया के संग इन्होंने जो 13वीं बैठक हुई थी उसमें लिया था। अब इनके बीच में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारा कार्य हो सकता है, सहयोग हो सकता है। भारत और यूरोपीय संघ में आर्थिक व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, इनके बीच में आर्थिक व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं क्योंकि भारत बहुत सारा जो है कि आपका व्यापार यूरोपीय संघ के देशों के साथ करता है, ठीक है ना। फ्रांस के संग हमारे रिलेशन बहुत मजबूत है, इंग्लैंड के संग हमारे रिलेशन आज की डेट में बहुत मजबूत हैं, ठीक है ना। फ्रांस से तो हम क्या ले रहे हैं, राफेल ले रहे हैं और भी कई सारे हथियार वगैरह ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मदद इससे क्या हो रहा है कि हमारे संबंध जो है और मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों पक्षों के मध्य वरीयता व्यापार समझौता 2007 में हुआ। तो आपसे पूछेगा कि वरीयता व्यापार समझौता किन दोनों के बीच में हुआ, तो भारत और यूरोपीय संघ के मध्य में, ठीक है, 2007, वो भी 2007 में। यूरोपीय संघ ने भारत को सर्व शिक्षा अभियान के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, ये ठीक है ना। महिला सशक्तिकरण की भी बात कर रहे थे, तो यूरोपीय संघ ने भारत को सर्व शिक्षा अभियान के तहत आर्थिक सहायता दी। भारत और यूरोप के मध्य ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हो रहा है। दोनों पक्षों के मध्य सिविल परमाणु सहयोग संबंधी समझौता हो चुका है। यूरोपीय संघ ने ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी रिजाइन में भी समर्थन किया। यूरोपीय संघ MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन, ठीक है ना, और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी भारत का समर्थन किया है। MTCR में बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप MTCR के सदस्य नहीं हो तो आप ज़्यादा दूरी मारक क्षमता वाली मिसाइल ले भी नहीं सकते, और अगर आप बनाते हैं तो बेच भी नहीं सकते। ये चाइना के ऊपर, चाइना इसका सदस्य नहीं है, ठीक है ना, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि इसके जब तक सभी सदस्य समर्थन नहीं देंगे तब तक कोई नया देश इसमें सदस्य नहीं बन सकता। तो इसके अंदर जब भी कोई दिक्कत चाइना आता है इसका मांगने के लिए, तो हम भारत वीटो लगा देता है, वीटो ले भाई वीटो। और जब भारत सुरक्षा परिषद में डिमांड करता है तो चाइना वीटो लगाता है। तो उसके जवाब में भारत कहाँ वीटो लगाता है, MTCR में। सतत विकास पर भी दोनों पक्ष समान दृष्टिकोण रखते हैं भाई। सतत विकास पे दोनों का समान, दोनों क्योटो संधि पर नवीन संधि लाना चाहते हैं। दोनों पक्ष अमेरिका के प्रिज्मीय दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं। इसके अंदर अमेरिका दूसरे देशों के ईमेल प्रकाशित कर रहा है। अब अमेरिका क्या करता है ना, दूसरे देशों के ईमेल प्रकाशित कर देता है कि देखो देखो भैया ये दोनों क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं। तो ये दोनों है ना, यूरोपीय यूनियन और भारत, ये दोनों इसके अमेरिका की इस वाले दृष्टिकोण की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। दोनों के दोनों पक्ष अंतरिक्ष व सूचना तकनीकी में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। भारत ने इनसैट श्रेणी के उपग्रह यू के कोरू परीक्षण केंद्र से गैलीलियो नेविगेशन प्रणाली का भी सिविल मामलों में प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो भारत के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके बीच में भैया विवाद भी है, क्या है, NPT और CTBT के मुद्दे पे दोनों पक्ष में क्या है, मतभेद है, ठीक है ना। NPT और CTBT अगर आपने नहीं देखा है तो आपके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, या आप एक बार उसमें देख लेना, शायद इसका बना होगा। यूरोपीय संघ भारत के व्यापार को बाधित कर रहा है, जैसे कभी कभी वो भारत के गेहूं के निर्यात पर क्या लगा देता है, रोक लगा देता है, ठीक है ना। भारत WTO में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि यूरोपीय देश विकसित देशों का। अब विकासशील देशों की समस्याएं अलग हैं, ठीक है ना, समस्याएं अलग है, ठीक है ना। इनकी क्या है, गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है ना, आतंकवाद है। तो इस तरह की समस्या है इनकी, बेरोजगारी, और इनकी समस्या क्या है, इनकी समस्याएं अलग है भैया। इनको तो तकनीक चाहिए, तकनीक, ठीक है ना, भौतिक सुविधाएं, सुविधाएं सुविधाएं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इनकी इनकी अलग है। अच्छा यातायात साधन हो, ये सारी चीज़ें हो, ये हो, लेकिन कुछ समस्याएं कॉमन भी है, चाहे ये हो, जैसे पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है, आतंकवाद, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, मानव सुरक्षा, सुरक्षा, ठीक ठीक है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉमन है, ये हर जगह है। तो ठीक है, कुछ मतभेद भी हैं, कभी कभी बात भी होता है इनके बीच में। अब इनके बीच में 2021 में कुछ सम्मेलन 2021 में सम्मेलन हुआ था। 8 मई को दोनों पक्ष अपने
पहले यूरोपीय संघ +20 नेताओं की बैठक के प्रारूप में मिले, जहां यूरोपीय आयोग और 27 यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आभासी रूप से मिलने के लिए उपस्थित थे। बैठक हाइब्रिड प्रारूप में हुई। पहली बार यूरोपीय संघ ने भारत के साथ EU+27 की मेजबानी की। इसमें 3 क्षेत्र थे। क्या थे? 3 क्षेत्र थे। विदेश नीति और सुरक्षा। क्या था? विदेश नीति और सुरक्षा के ऊपर बातें हुई। कोविड-19, जलवायु और पर्यावरण के ऊपर चर्चा हुई और व्यापार, कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी के ऊपर इन्होंने चर्चा की। तो आपसे पूछ लेगा कि 3 प्रमुख विषय कौन थे जिस पे चर्चा हुई है, जो मुद्दे थे? तो आपको ये याद रखना है। और 4C के साथ आगे बढ़ना। इन्होंने क्या किया कि भाई 4C के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन थे? एक तो कोविड के ऊपर काम करेंगे, एक तो कॉमर्शियल, व्यापार, कनेक्टिविटी, एक दूसरे से जोड़ेंगे, क्लाइमेट, पर्यावरण पे करेंगे। तो ये 4C के साथ आगे बढ़ने का इन्होंने निर्णय लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।